एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज फ्राइडे है और फ्राइडे है, शाम को 4 बज चुके हैं। तो मैं आप लोगों के साथ फिर से मिल रही हूँ एक नए टॉपिक को लेके। टॉपिक का नाम है पॉवर्टी एस्टिमेशन एंड कमिटीज रिलेटेड टू पॉवर्टी। कौन कौन सी कमिटीज जो हैं वो पॉवर्टी को लेके अलग अलग बातें बताती है, हमने किन की कमेटी की कौन कौन सी बातें मानी, वो सारी चीजें यहाँ करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। प्रीवियस सेशन में यानी जब हमने ट्यूसडे को क्लास की थी, जिसने नहीं की जरूर जाके देखें, उसके अंदर मैंने पॉवर्टी को डिटेल में समझाया था, कैसे निकालते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से कर्व्स होते हैं उनसे जुड़े हुए। आज के सेशन में हम लोग इनसे जुड़ी हुई सारी कमिटीज को पढ़ेंगे। आई होप लास्ट सेशन आपने इंजॉय किया और अब इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप एसएससी जीए का कोर्स लेना चाहते हैं कंप्लीट, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्ट्रेटेजी के सब कुछ कवर होगा, परचम क्लासेस आप लोगों के लिए ये कोर्स ला चुका है। आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी और इस कोर्स का आनंद आप उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ इकोनॉमी पढ़ना है तो इकोनॉमी के लिए मैं आप लोगों को पूरा कवर करवाऊंगी, बिल्कुल जीरो से लेके हायर लेवल तक का। आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए करना क्या होगा, अगर आप हमारे कोर्सेज पे डिस्काउंट लेना चाहते हो, एसएससी जीए और इकोनॉमी के कोर्स पे आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो यूज कोड PAYL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ, ठीक है। अब अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अब जो पॉवर्टी है क्या होता है हमने समझ लिया था। अलग अलग देश अलग अलग डेफिनेशन देता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन पॉवर्टी का अलग डेफिनेशन देता है, ये सब चीजें हम लोगों ने जान ली थी। आज के सेशन में हमें ये जानना है कि कौन कौन ऐसे महानुभाव, कौन कौन ऐसे महापुरुष हुए हैं, ये कौन कौन सी ऐसी कमिटीज हुई हैं जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया कि आप बताएं कि हमको पॉवर्टी कैसे निकालना चाहिए। क्योंकि देखिए, गरीबी से क्या होगा, अगर हमको एग्जैक्ट पता लग जाए ना कि गरीब कौन है, तो हम जो हमारी हेल्प है, भारत सरकार जो हेल्प करती है इतनी सारी, वो टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच पाएगी। अगर हमको यही ना पता लगे कौन गरीब है और कितना गरीब है, उसको कितनी मदद की जरूरत है, हम टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि गरीबी को कैलकुलेट कैसे करें जिससे कोई भी आदमी, एक भी आदमी छूटे ना हमारी मदद के बिना, ठीक है। हर किसी टारगेटेड ऑडियंस तक हम अपनी मदद पहुंचाना चाहते थे भारत सरकार, क्योंकि वेलफेयर सोसाइटी स्टैब्लिश करना चाहती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 हम चाहते हैं कि भारत के अंदर वेलफेयर यानी कि लोक कल्याण जो है वो स्थापित हो, और उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि इस कल्याण की जरूरत किसको है, ठीक है। अमीर आदमी है, कोई अबव पॉवर्टी लाइन है, हमको जरूरत ही नहीं है उनकी मदद करने की, वो अपने आप अपना कर लेंगे। लेकिन जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, कितने गरीब हैं, हम कैलकुलेट कैसे करें। तो ये सबसे पहले एस्टिमेशन किसने किया था, मैंने इस सेक्शन को 2 भागों में बांट दिया है। कैसे? एक तो हम बात करेंगे कि आजादी से पहले प्री इंडिपेंडेंस कौन कौन थे जिसने महंगाई, जिसने गरीबी के बारे में कुछ बताया, जिसने कहा कि हमको पॉवर्टी कैसे कैलकुलेट करना चाहिए प्री इंडिपेंडेंस। और एक में हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के बाद हमने कौन कौन सी कमेटीज बनाई जिसको ये काम दिया, भाई तुम बताओ हमें गरीबी कैसे निकालनी चाहिए, हमें पॉवर्टी कैसे एस्टिमेट करनी चाहिए, ठीक है। तो प्री इंडिपेंडेंस में सबसे पहले कौन आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएंगे दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, अपनी एक बुक लिखी। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, बुक का नाम था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक लिखी दादा भाई नौरोजी ने, और इस बुक में क्या बताया कि हम किसको गरीब माने, हम किसको गरीब माने। इन्होंने बताया कि अगर कोई इंसान 16 से लेके 35 रुपए, 16 से लेके 35 रुपए, एग्जैक्ट नहीं बताया, एक रेंज बताई, पर डे पर पर्सन अगर इतना कमा पा रहा है तो वो इंसान जो है वो गरीब नहीं है। इन्होंने रेंज क्या बताई, 16 रुपए से लेके 35 रुपए पर डे पर पर्सन अगर कोई अर्न कर पा रहा है तो वो आदमी गरीब नहीं है। ये किसने बताया, दादा भाई नौरोजी ने बताया। उसके बाद फिर एक और कमेटी बैठी, उसके बाद फिर एक और कमेटी बैठी। देख लेते हैं प्री इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ, एक एक करके सब चीजें समझेंगे बिल्कुल ध्यान से।
सबसे पहले कौन आए? दादा भाई नौरोजी आए। ठीक है, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी आए और इनकी बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने कहा कि पॉवर्टी लाइन का जो टारगेट है ना, जो कट ऑफ है पॉवर्टी लाइन के लिए, वो 16 रुपए से लेके 35 रुपए पर कैपिटा पर ईयर कर दो। पर ईयर यानी कि एक साल में, नॉट इन अ डे। मैंने पीछे बोर्ड पे डे बोल दिया, आई एम सॉरी दैट। ये क्या कह रहे हैं? एक साल में अगर कोई इंसान 16 रुपए से 35 रुपए तक कमा पा रहा है, अभी तक एक्सपेंडिचर बेस्ड की शुरुआत नहीं हुई थी, अभी तक कमाई के ऊपर ही देखते थे कि कौन कितना कमा रहा है। आज के दिन भारत के अंदर गरीबी कैसे देखते हैं? कौन कितना खर्च कर रहा है, कौन कितना कंज्यूम कर रहा है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड होता है आज के दिन भारत के अंदर गरीबी। लेकिन पहले क्या था? ये इनकम की बात कर रहे थे कि एक साल में अगर कोई इंसान 16 रुपए से लेके 35 रुपए तक कमा लेता है तो वो गरीब नहीं है। ये बात दादा भाई नौरोजी ने कही। और उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर आप अपनी बेसिक डाइट में ये सब चीजें इंक्लूड कर पा रहे हो, जैसे आटा, चावल, दाल, मटन, वेजिटेबल घी, वेजिटेबल ऑयल और सॉल्ट, अगर आप इन चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड कर पा रहे हो, रूटीन की डाइट में, तो आप गरीब नहीं हो। इस आधार पे दादा भाई नौरोजी ने गरीबी का आंकड़ा दे दिया। ठीक है, उसके कुछ समय के बाद 1938 में फिर क्या होता है? नेशनल प्लानिंग कमेटी बैठती है। नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये कमेटी किसने बिठाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने इस समिति का गठन किया था, ये कमेटी बनाई थी, जिसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जिसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इन्होंने 1938 में ये कमेटी बनाई और इन्होंने क्या कहा कि अगर एक इंसान एक मंथ में, इन्होंने मंथ का बताया कि अगर एक इंसान एक मंथ में 15 से 20 रुपए कमा लेता है, एक महीने में अगर कोई इंसान 15 से 20 रुपए कमा लेता है तो वो गरीब नहीं है। ये बात किसने बताई? ये बात नेशनल प्लानिंग कमेटी ने बताई। उसके बाद आता है बॉम्बे प्लान। 1944 में बॉम्बे प्लान आता है। ये बॉम्बे प्लान क्या था? देखो, बॉम्बे प्लान बॉम्बे की एक मीटिंग को कह रहे हैं। बॉम्बे के अंदर 1944 में कुछ इन्फ्लुएंसर इकट्ठे होते हैं। ये इन्फ्लुएंसर किसको कहूंगी मैं? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, वो इकट्ठे होते हैं बॉम्बे में। ठीक है, और यहाँ पे इकट्ठे होके वो यूं देखते हैं कि हमें हमारे भारत को आगे बढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत है। इन्होंने कंक्लूड किया कि हमारे भारत को आगे बढ़ने के लिए इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी और जितने भी लोग गरीब हैं हमें वो गरीबी पता करके उनकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरीके से बॉम्बे प्लान आया था 1944 में, जहां पे क्योंकि बॉम्बे में मीटिंग हो रही थी, नाम दे दिया बॉम्बे प्लान। ठीक है, इसका मेन एम क्या था इस प्लान का? इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी बड़ी रैपिड इंडस्ट्रीज बनाना। और जितने भी भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो लोग इसमें इकट्ठे होते हैं इस मीटिंग में और भारत के फ्यूचर के लिए काफी सारे डिसीजंस लेते हैं। और हमने इसको नाम क्या दे दिया? बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान क्या कहता है 1944 में कि अगर कोई इंसान एक साल में 75 रुपीज कमा पा रहा है, एक साल में 75 रुपीज कमा पा रहा है, वो गरीब नहीं है। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा? 16 से 35 रुपए एक साल में अगर कोई कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। नेशनल प्लानिंग कमेटी ने क्या कहा कि अगर कोई इंसान एक महीने में, मंथ बताया इन्होंने, अगर कोई इंसान एक मंथ में 15 से 20 रुपए कमा रहा है वो गरीब नहीं है। फिर बॉम्बे प्लान ने बताया कि अगर कोई इंसान एक साल में, इन्होंने फिर से साल का बताया कि अगर कोई इंसान एक साल में 75 रुपीज कमा पाता है तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से प्री इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ हमने देखा। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ? पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद पॉवर्टी के लिए कौन कौन सी कमेटी बैठी? सबसे पहले तो 1962 में प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप बैठता है। प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप बैठता है। ठीक है, इसने क्या बताया? इसने बताया कि शहरों के लिए और गांव के लिए, शहरों के लिए, गांव के लिए। अब आप एक चीज देखो, जो चीज मैं एक हाउस रेंट की बात करती हूँ, ठीक है, किराए के घर की बात करती हूँ, आप देखोगे एक नॉर्मल सा शहर जो मेट्रो सिटी नहीं है, एक नॉर्मल सा शहर, मैं मेरे शहर की बात करती हूँ, मैं हिसार से हूँ, हरियाणा हिसार से हूँ। हमारे यहाँ पे 5,000 रुपए में ठीक ठाक सा घर मिल जाता है। ठीक है, किराए का 2 रूम सेट 5,000 रुपए में मिल जाता है। लेकिन अगर आप गुरुग्राम में जाओगे, अगर आप दिल्ली के, मतलब कि अगर आप साउथ दिल्ली में जाओगे या फिर आप करोल बाग वाले यानी सेंट्रल दिल्ली के एरिया में जाओगे, आपको 15,000 रुपए से कम का मकान नहीं मिलेगा। अगर आपको 2 BHK लेने हैं तो 2 रूम सेट लेना है तो आपको 15,000 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। यही आप बैंगलोर चले जाओ, आपको वही मकान 22,000 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। यानी जैसे ही एरिया बदल रहा है महंगाई बदल रही है। और अपने को किराया अगर गांव में देना हो तो यही 500-700 रुपए देंगे हम। यानी गांव के अंदर महंगाई अलग है और शहरों के अंदर महंगाई अलग है।
तो प्लानिंग कमीशन क्या सोच रहा है कि जो चीज शहरों में महंगी मिल रही है वही चीज गांव में सस्ती मिल रही है, तो हमको पॉवर्टी लाइन भी शहरों के लिए और गांव के लिए अलग बनानी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि दो पॉवर्टी लाइन बनाओ, रूरल एरिया के लिए और अर्बन एरिया के लिए। रूरल एरिया वालों को कहो कि अगर कोई इंसान 20 रुपए नहीं कमा पा रहा है एक साल में, अगर कोई इंसान एक साल में 20 रुपए नहीं कमा पा रहा है तो वो गरीब है। और शहरों के लिए क्या बताया कि अगर कोई इंसान 25 रुपए एक साल में नहीं कमा पा रहा है तो वो गरीब है। ठीक है, ये बात शहर और गांव के लिए पहली बार ऐसा हुआ था कि शहर और गांव के लिए अलग अलग एस्टिमेशन हो रहा था। नेशनल कमीशन मतलब जो प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप बिठाया था उसने ये बात कही। फिर 1971 में पहली बार तरीके से एनालिसिस हुआ है। ये एवं ही कर दिया था उन्होंने, हवाइयों में बातें कर दी थी, लेकिन पहली बार कोई सर्वे बेस्ड एनालिसिस अगर हुआ था तो वो वीएम दांडेकर एंड रथ कमेटी ने 1977 में किया था। ये हमारा फर्स्ट असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी था, फर्स्ट सिस्टमिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी था, दांडेकर एवं रथ कमेटी। ठीक है, जिसने नेशनल सैंपल सर्वे के डाटास को यूज करके अपनी सारी टिप्पणियां की थी। ठीक है, अपनी सारी स्टेटमेंट्स नेशनल सैंपल सर्वे के डाटा को यूज करके बताया था। इन्होंने क्या बताया दांडेकर और रथ कमेटी ने, एक तो ये कहा कि आप इनकम मत कीजिए, इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन भारत में नहीं चलेगी, वो डेवलप्ड इकोनॉमी वाली बात है। भारत के अंदर आप देखो पेट किसका कितना भर रहा है, कैलोरी कितनी जा रही है पेट में, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना कमा रहा है। आप बस ये देखो कैलोरी कितनी जा रही है किसी के पेट में। तो इन्होंने क्या कहा कि एक तो एक्सपेंडिचर बेस्ड सिस्टम कर दो, इनकम बेस्ड छोड़ के एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन करो। मतलब आप ऐसा मत कहो कि तुम इतने रुपए कमा रहे हो तो उतने, आप ऐसा कहो तुम इतना खर्च कर पा रहे हो, तो एक्सपेंडिचर बेस्ड की बात कर दी। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई इंसान 2250 कैलोरी पर डे रूरल और अर्बन दोनों एरिया में खा पाता है, रूरल और अर्बन दोनों ही एरिया के लिए इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई इंसान 2250 कैलोरी जो है वो कंज्यूम कर पाता है तो वो गरीब नहीं है। एक दिन की इन्होंने बता दी, रूरल के लिए भी यही बताई और अर्बन के लिए भी यही बताई। तो ये बात दांडेकर रथ कमेटी ने बताई जो 1971 में आई थी। फिर उसके 8 साल के बाद अलग कमेटी आती है जिसके चेयरमैन वाई के अलग थे, जिसके चेयरमैन वाई के अलग है, नाम क्या दे दिया, अलग कमेटी, जो 1979 में आती है। इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भाई ये जो बात आप कह रहे हो ना रूरल और अर्बन, ये बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, रूरल एरिया की जरूरतें अलग है, अर्बन एरिया की जरूरतें अलग है। रूरल एरिया में शारीरिक काम ज्यादा होता है, अर्बन शहरों के अंदर मशीनों से ज्यादा काम होता है। घर पे भी आप देखोगे ग्राइंडर है, मिक्सी है, जूसर है ना, सब्जी काटने के लिए चॉपर है, तो इंसान को अपने शरीर की ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वॉशिंग मशीन है, समझ रहे हो, अब तो ऑटोमेटिक है, सूख के अपने आप ही निकल जाएंगे कपड़े, बस आपको रस्सी पे डालने हैं। यानी आपके शरीर को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। शहरों में तो आपको कैलोरी भी कम चाहिए, गांव में सारे काम, मसाले भी कूट रहे हैं तो हम हाथों से कूट रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं हम मशीन यूज नहीं कर रहे हैं, हम हाथों से कपड़े धो रहे हैं, दूर से पानी भर के ला रहे हैं, मतलब जानवरों की जो गाय भैंस है, पशुओं की सेवा की जा रही है। ठीक है, तो इस चीज में शारीरिक काम, शारीरिक शक्ति, फिजिकल एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं, तो कैलोरी की नीड भी ज्यादा पड़ेगी। तो अलग कमेटी ने क्या कहा, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो कि रूरल और अर्बन के लिए आपको अलग अलग एस्टिमेशन की जरूरत है। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि एक्सपेंडिचर बेस्ड करो, और ये भी बात बिल्कुल सही है कि कैलोरी बेस्ड करो, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन कैलोरी के साथ साथ आपको न्यूट्रिशन की भी देखना पड़ेगा कि कितना न्यूट्रिशन जा रहा है। ऐसा नहीं है कैलोरी तो कार्ब से भी मिल रही है आपको, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, इन सब चीजों को देखो कि आपको न्यूट्रिशन मिल पा रहा है या नहीं, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितनी है, इस आधार पर हमें पॉवर्टी लाइन बनानी चाहिए। और ये कहा कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम ज्यादा होता है, जैसे जैसे प्राइस राइज होता है या प्राइस लो होता है, आप पॉवर्टी लाइन की जो डेडलाइन है उसको कम ज्यादा करते रहो। आप चिपको मत कि 47 रुपए या 33 रुपए या 35 रुपए, इससे नीचे वाले को बीपीएल कहेंगे, इससे ऊपर वाले को एपीएल कहेंगे, आप चिपक के मत खड़े हो इससे। लेकिन जैसे जैसे महंगाई कम ज्यादा हो रहा है, आप इस पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन को बदलते चलो। ये सजेशंस जो है वो अलग कमेटी ने कहे थे और काफी बेहतरीन सजेशन इन्होंने दिए थे। अब जिसको नहीं पता बीपीएल, पॉवर्टी लाइन, प्लीज पहले वाली वीडियो देखना जो इससे पीछे ट्यूसडे को मैंने ली थी। पॉवर्टी आपको टॉपिक का नाम मिलेगा और फिर आपको ये वाली कमेटी समझ आएंगी।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अलग कमेटी भी हम लोगों ने पढ़ ली। अलग कमेटी के बाद आती है 1993 में लाकड़ा वाला कमेटी। ठीक है, लाकड़ा वाला कमेटी एक और अलग बात कहता है ये भी बिल्कुल सही बात है, कैलोरी बेस्ड होना चाहिए, और ये भी बिल्कुल सही बात है, एक्सपेंडिचर बेस्ड होना चाहिए। आप ना स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन बनाओ, क्योंकि हर स्टेट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जरूरी है, अलग अलग है। हर स्टेट के अंदर महंगाई का लेवल अलग अलग है, हर स्टेट में खर्चा अलग अलग है। तो आप ऐसा करो, हर स्टेट के अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन बनाओ। आप ऐसा मत करो कि जो महंगाई बैंगलोर में है वही महंगाई आपको ऐसा लग रहा है कि चूरू या सीकर में भी है, राजस्थान का जो एक छोटा सा शहर है। जो आपको लग रहा है जो जयपुर में महंगाई है वही महंगाई जोधपुर में भी, ऐसा नहीं है। जो महंगाई आपको जैसलमेर में लग रही है जरूरी नहीं है वही महंगाई जम्मू कश्मीर के किसी क्षेत्र के अंदर हो। हर जगह अलग अलग महंगाई होती है, हर जगह बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए खर्चा अलग अलग होता है। तो आपको स्टेट स्पेसिफिक काम करना चाहिए, स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस बनानी चाहिए। इन्होंने ये बात कही पहली बार, और ये कहा आप ये भी देखो कि खर्चा करने वाला कौन है। खर्चा आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कर रहे हो या एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए कर रहे हो। तो आप देखो कि इंडस्ट्री के अंदर महंगाई कितनी बढ़ रही है और एग्रीकल्चर में महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो कहा कि सारी महंगाई को, सारे खर्चे को देखते हुए फिर पॉवर्टी लाइन बनानी चाहिए। तो लाकड़ा वाला ने कुछ और बातें ऐड कर दी कि आपको इंडस्ट्रियल वर्कर के हिसाब से अलग महंगाई का आंकड़ा निकालना चाहिए, आपको एग्रीकल्चर लेबर के हिसाब से अलग महंगाई का आंकड़ा निकालना चाहिए, स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन अलग अलग बनानी चाहिए। ठीक है, और कैलोरी कंजम्पशन जो है वो बिल्कुल सही है, जैसा पहले वाली कमेटीज ने भी कहा कि हम एक्सपेंडिचर बेस्ड करेंगे और कैलोरी कंजम्पशन के आधार पे पॉवर्टी लाइन बताएंगे, वो बात बिल्कुल सही इन्होंने बताई। अब इसके बाद लाकड़ा वाला कमेटी भी हो गई। उसके बाद आती है 2009 में तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी ने बिल्कुल सही बात कही कि आप इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को कम ज्यादा करते रहो। दूसरा, हेल्थ और एजुकेशन एक्सपेंडिचर को भी बेसिक नीड्स में लो। ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा आप हेल्थ और एजुकेशन को भी बेसिक नीड्स का हिस्सा मानो। फिर इन्होंने मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड के लिए कहा, ये क्या है अभी समझते हैं। और साथ में इन्होंने ये कहा कि आप सिर्फ खर्चा का ना देख के आप ऐसा देखो कि किसी इंसान की खरीदारी की क्षमता कितनी कम ज्यादा हो रही है। परचेजिंग पावर पैरिटी, कौन इंसान कितने रुपए में क्या कुछ खर्च पा रहा है, खरीद पा रहा है। आप परचेजिंग पे देखो, ध्यान दो कि इंसान कितना खरीद पा रहा है। परचेजिंग पावर पैरिटी की बात की, और इस हिसाब से उन्होंने क्या कहा कि पॉवर्टी लाइन जो है वो 33 रुपए पर डे के हिसाब से अगर कोई इंसान कंज्यूम कर पा रहा है, एक दिन में 33 रुपए अगर कोई खर्च कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है, अगर वो 33 रुपए खर्च नहीं कर पा रहा तो वो गरीब है। अब हमारे सामने एक नया शब्द आया, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। ये क्या होता है इसको समझो। देखो, 3 तरीके के रेफरेंस पीरियड में बता रही हूं। एक को कहते हैं यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, जब तक तेंदुलकर कमेटी नहीं आई थी भारत के अंदर यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड ही यूज होता था। उसके बाद आया मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, जो किसने बताया, जो तेंदुलकर कमेटी ने बताया, मिक्स रेफरेंस पीरियड। ठीक है, उसके बाद रंगराजन कमेटी आएगी, अभी हम पढ़ेंगे, जिसने बताया मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड जो रंगराजन कमेटी बताएगी, अभी हम समझेंगे उसको। इन तीनों का मतलब क्या होता है। देखो, अब जितनी भी कमेटीज बैठ रही है वो क्या कह रही है कि आप ऐसा देखो कि एवरेज खर्चा कितना करना पड़ता है बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए एवरेज खर्चा कितना करना पड़ता है और उसी हिसाब से आप पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करो। तो यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड में क्या होगा, एक टोकरी ली, इस टोकरी में सारा सामान रख लिया, कपड़े रख लिए, जूते रख लिए, ठीक है, खाना रख लिया, फ्यूल रख लिया, ठीक, इसके अंदर बहुत सारी चीजें रख ली, और ये देखा कि एवरेज निकालो हर इंसान को। मान लीजिए हरियाणा में ये टोकरी खरीदने के लिए 50 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, पंजाब में इसको खरीदने के लिए 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, कर्नाटक में इसको खरीदने के लिए 120 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि ये जो बेसिक सी जरूरतें हैं इंसान की डेली लाइफ की, आप ऐसा पता करें कि इसके लिए पर इंसान को कितना खर्च करना पड़ता है। ठीक है, फिर जो तेंदुलकर थे उन्होंने कहा यह बात बिल्कुल गलत है। एक जगह रखो शूज, क्लॉथ, एजुकेशन, और एक जगह रखो फूड, ऑयल, घी,
उन्होंने कहा कि तुम एक चीज को देखो, फूड, ऑयल, घी, ये ऐसी चीज हैं जो हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं, जो जिसकी जरूरत हमको डेली पड़ती है। डेली नहीं तो 30 दिन में एक बार तो घी लाते ही लाते हो आप, है ना, 30 दिन में एक बार तो ऑयल लाते ही लाते हो। लेकिन ये ऐसी चीज है जो साल में एक बार या 2 बार आती है। रोजाना कपड़े थोड़ा ना लाते हैं, रोजाना जूते थोड़ा ना लाते हैं, लाने वाले लाते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। टॉपिक भी याद रखो, गरीबी, ठीक है। एजुकेशन, रोज खर्च नहीं हो रहा आपका एजुकेशन पे, आपको एडमिशन 1 साल में एक बार करवाना है, छोटा मोटा खर्चा जो है वो होता रहेगा। शूज, क्लोथ, एजुकेशन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो साल में एक बार खर्च करना पड़ रहा है, साल में इनके ऊपर एक बार खर्च करना पड़ रहा है। एवरेज की बात कर रही हूं मैं, हर इंसान की बात नहीं कर रही, इसको कंसीडर करके चलना। मैं एवरेज बात कर रही हूं सबको मिला के, कि साल में एक बार इंसान कपड़े खरीदता ही खरीदता है, साल में एक बार इंसान जूते खरीदता ही खरीदता है, साल में एक बार एजुकेशन का खर्चा करता ही करता है। मतलब हमने क्या कहा, ये ऐसे खर्चे हैं जो साल में एक बार होते हैं। इन चीजों के लिए आप पिछले 365 दिन का सर्वे करो कि 365 दिन में इन चीजों पे कितना खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये चीजें ऐसी होती हैं जो महीने में अपने को देखनी पड़ेंगी कि घी कितना यूज हो गया, ऑयल कितना यूज हो गया, फ्यूल कितना यूज हो गया। इन्होंने कहा सब चीजें एक जैसी नहीं है, एक जैसे तरीके से कंज्यूम भी नहीं करी जाती, एक जैसे तरीके से खरीदी भी नहीं जाती, दोनों का टाइम पीरियड अलग है। तो इसको आप ऐसा देखो कि लास्ट 30 डेज में हमारा खर्चा इन चीजों के लिए कितना हो रहा है और पर डे खर्च निकाल लो। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम कह रहे हैं लेस फ्रीक्वेंसी वाली चीजें। लेस फ्रीक्वेंसी वाली चीजें मतलब कम खरीदी जाती है, कभी कभी खरीदी जाती है, और ये होती है हाई फ्रीक्वेंसी वाली चीजें। फूड आइटम जितनी भी होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी, जल्दी जल्दी हमको खरीदनी पड़ती है, आज खरीदी, कल फिर खरीदी, परसों फिर खरीदी, ठीक है। इन्होंने 2 कैटेगरी बना दी। ये कहा जो फूड आइटम्स हैं यानी हाई फ्रीक्वेंसी की चीजें हैं, उनके लिए 30 दिन का एनालिसिस करो कि पिछले 30 दिन में कितना खर्चा हुआ है, और जो नॉन फूड आइटम है यानी लेस फ्रीक्वेंसी पे खरीदी जाती हैं, इनके लिए साल में एक बार यानी 365 दिन का सर्वे लो कि खर्चा करना कितना पड़ता है। मतलब इन्होंने जो रेफरेंस लिया टाइम का उसको मिक्स कर दिया, 2 रेफरेंस लिए, एक तो लिया 1 साल का और एक लिया इन्होंने 30 दिन का। इसको कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। और दोनों की एवरेज के हिसाब से फिर देखो शहरों में कितना खर्चा पर डे होना चाहिए और गांव में कितना खर्चा पर डे होना चाहिए, अगर आपको गरीबी बतानी है तो इसको कहते हैं मिक्स रेफरेंस पीरियड। फिर रंगराजन आएंगे, उन्होंने क्या कहा, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। उन्होंने ऐसे कैटेगरी बना दी कि कुछ सामान ऐसा होता है जो 365 दिन में एक बार खरीद रहे हैं, एक साल में एक बार खरीद रहे हैं, ठीक है। कुछ सामान ऐसा होता है जो 30 दिन में एक बार खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ सामान ऐसा होता है जो 7 दिन के बाद हमको खरीदना ही पड़ता है। लाइक वेजिटेबल, आप आलू ले आए, कितने दिन तक रखोगे, मैक्सिमम है 5-7 दिन। वेजिटेबल, ये ऐसी चीजें हैं, फूड आइटम, आटा, ऐसी चीजें हैं जो 7 दिन में आपको खरीदनी ही पड़ती हैं। इन्होंने 3 रेफरेंस पीरियड ले लिए, 1 साल का एनालिसिस करो, कुछ सामान के लिए 30 दिन का एनालिसिस करो और कुछ सामान के लिए 7 दिन का एनालिसिस करो। इसको नाम क्या दे दिया, रंगराजन कमेटी ने 3 रेफरेंस पीरियड ले लिए, नाम क्या दे दिया, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। नाम दिया मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड किसने बताया, ये बताया तेंदुलकर ने, और मॉडिफाइड मिक्स्ड किसने बताया, रंगराजन कमेटी ने। इसका मतलब क्या होता है, हम 3 रेफरेंस पीरियड ले रहे हैं। एक, कुछ चीजें ऐसी जो साल में एक बार खरीद रहे हैं, उन पे खर्चा कितना हो रहा है, कुछ चीजें ऐसी जो महीने में एक बार खरीद रहे हैं, लाइक घी, ठीक है, उस पे खर्चा कितना हो रहा है, कुछ चीजें ऐसी जो वेजिटेबल्स हैं, फूड आइटम्स हैं, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको हर हफ्ते खरीदनी पड़ रही है, उनका खर्चा अलग निकालो और तीनों की एवरेज निकाल के फिर पता करो कि पर डे इंसान कितना कंज्यूम करना पड़ेगा, उसको हम किसको गरीब कहें, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड था जो रंगराजन ने दिया। हम बात कर रहे थे अभी तेंदुलकर की। तो तेंदुलकर ने क्या कहा, पॉवर्टी लाइन इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करो, पॉवर्टी के अंदर हेल्थ और एजुकेशन भी इंक्लूड करो बेसिक नीड्स में, और साथ में मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड की इन्होंने बात की। उसके बाद आती है 2014 में रंगराजन। टाइम पीरियड याद रखना कौन कब आ रही है। देखो, दांडेकर रथ कमेटी आई 1971 में,
अलग कमेटी आई 1979 में, लकड़ावाला आई 1993 में, तेंदुलकर आ रही है 2009 में, 2014 में सबसे लेटेस्ट वाली आई रंगराजन कमेटी। रंगराजन ने कहा कि ठीक है भैया, तुम कंजम्पशन निकाल रहे हो, ठीक है तुम कैलोरी निकाल रहे हो, लेकिन उसके अंदर भी कैटेगरी बना दो। कैसे कैटेगरी? रंगराजन ने क्या कहा कि आपको अर्बन एरिया के लिए 2090 किलो कैलोरी एक दिन में कंज्यूम करनी चाहिए और रूरल एरिया के अंदर 2155 किलो कैलोरी एक दिन में कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने प्रोटीन की भी वेटेज बता दी। प्रोटीन रूरल एरिया में 48 ग्राम पर डे पर पर्सन चाहिए और अर्बन एरिया के अंदर 50 ग्राम प्रोटीन जो है पर पर्सन पर डे चाहिए। फैट्स, अर्बन एरिया के अंदर 28 ग्राम फैट चाहिए और रूरल एरिया में 26 ग्राम फैट की जरूरत है। ये बातें रंगराजन ने बता दी। मतलब अभी तक किसी ने प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इसके लिए बातें नहीं की थी। कह दिया था हाँ न्यूट्रिशनल आपको रिक्वायरमेंट है, लेकिन कितनी वो बात पहली बार रंगराजन ने बताई थी। साथ में रंगराजन ने क्या कहा कि मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड लाओ। अब ये मॉडिफाइड मिक्स्ड क्या था? 365 दिन का चीजें, जिसके अंदर क्लोथिंग आ गया, चप्पल जूते आ गई, एजुकेशन आ गई, मेडिकल केयर आ गई। ठीक है, 7 डे के अंदर क्या आ गया? फिश आ गया, एग आ गया, मीट, ऑयल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिर्ची, स्पाइसेस, ये सब चीजें जो है 7 दिन का एनालिसिस करो कि 7 दिन में एवरेज कितना निकलता है पर पर्सन कंजम्पशन का। और 30 डेज के लिए क्या चीजें निकाल ली? जैसे बिजली का बिल भरते हैं महीने में एक बार, लाइट का बिल भरते हैं एक बार, ठीक है, पानी का बिल भर रहे हैं एक बार। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, टैक्सेस, रेंट्स जो एक महीने में एक बार दिया जा रहा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका एनालिसिस 30 दिन के अंदर करने को कहा। तो इसको कहते हैं मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, जो रंगराजन कमेटी ने बताया। ठीक है, इस तरीके से ये जो कमेटीज थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आओ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, हमें समझ कितना आया है। कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने सबसे पहले मिक्स रेफरेंस पीरियड के बारे में बताया? तो हमने अभी अभी देखा कि तेंदुलकर कमेटी ने सबसे पहले मिक्स रेफरेंस पीरियड के लिए बताया था, जो 2009 में बनी थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट रिलेटेड विद पॉवर्टी? इनमें से कौन सी कमेटी ऐसी है जो पॉवर्टी से रिलेटेड नहीं है? अलग कमेटी हमने देखा था, वाई की अलग कमेटी बनी थी। तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2009 में। नरसिम्हा कमेटी और रंगराजन हमने देखा था, रंगराजन 2014 में बनी। जो नरसिम्हन कमेटी है वो बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए बनी थी, बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए 1991, 93 ऐसे बनी थी ये। ठीक है, तो नरसिम्हा कमेटी जो है पॉवर्टी से नहीं जुड़ी हुई, ये बैंकिंग रिफॉर्म से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच कमेटी रिकमेंडेड फॉर मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड? किस कमेटी ने मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड की बात की? रथ कमेटी ने, जो 1971 में आया था, तेंदुलकर कमेटी जो 2009 में आया था, रंगराजन कमेटी जो 2014 में आया था, नेशनल प्लानिंग कमेटी जो 1938 में आया था। अब आपको बताना है किसने मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड की बात की थी। हमने देखा 2014 में रंगराजन कमेटी ने मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड की बात की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको करना है, मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट आने चाहिए। पिछली क्लास में ऑलमोस्ट सब बच्चों ने अच्छे अच्छे आंसर्स दिए थे और ऑलमोस्ट सभी का सही भी था। ठीक है, सबने बिल्कुल सही बताया कि अर्बन के लिए 2100 किलो कैलोरी पर डे चाहिए और रूरल के लिए 2400 किलो कैलोरी पर डे चाहिए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सौंपती हूं। इसके आपको टाइम पीरियड के हिसाब से ये बताना है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, पहले से लेके बाद के क्रम में। पहले कौन सी कमेटी बनी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। 3 कमेटी के अंदर आपको बताना है, रथ कमेटी यानी दांडेकर एंड रथ कमेटी, रंगराजन और तेंदुलकर। आपको सही छांटना है 1 2 3 2 1 3 1 3 2 3 1 2। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है, ऑप्शंस आपके पास है, कमेंट सेक्शन अब आपका है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो लो जी, ये पॉवर्टी पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाता है आपका, जिसमें हमने कमेटीज भी कर ली, जिसमें अलग अलग तरीके के ग्राफ्स भी कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ आता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट मिलते हैं अगले ट्यूसडे को। हर ट्यूसडे और फ्राइडे को शाम को 4 बजे शार्प हम लोग मिलते हैं और इकोनॉमी के कुछ नए नए और बेहतरीन टॉपिक्स आप लोगों के साथ मैं समझती हूँ, आपको समझाती हूँ, आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अपना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।